गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री सुंदरम एकेडमी के इस न्यूज़ टू व्यूज़ इनिशिएटिव में। और आज की तारीख है 3 फरवरी 2024। तो चलिए आज के पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। पर उससे पहले आज का जो सुविचार है तो ये कहता है कि अगर हम सबसे मुश्किल दौर में भी मुस्कुरा रहे हैं तो जीत के करीब हैं। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा और आप अपने स्ट्रगल के समय में थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लिया करिए। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन से। तो जो सबसे पहली खबर है वो ब्लूमबर्ग की तरफ से है कि भारत ही अगला चीन, इसलिए जापानी निवेशकों की पसंद बना। तो देखा ये जा रहा है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो धीरे धीरे भारत का रुख कर रहे हैं। और अभी अभी आईएमएफ ने भी कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो सवाल उठता है कि विकसित राष्ट्र होता क्या है। तो कैसे समझेंगे कि कोई राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र है या फिर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। तो अगर इंटरनेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो अभी ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं बना है जो ये बताता हो कि कोई देश विकसित है या फिर विकसित नहीं है। ये उस देश को खुद ही अनाउंस करना पड़ता है कि अब हम अपने आप को विकसित मान रहे हैं या फिर अपने आप को हम विकासशील मान रहे हैं। ओके, तो सवाल उठता है कि भारत की चीन के साथ कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है कि भारत को कहा जा रहा है कि भारत जो है अब अगला चीन बनेगा। तो चीन की अगर ग्रोथ स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जैसे भारत ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसी तरह चीन ने भी 12 से 10 साल पहले ही एलपीजी पॉलिसी अपने यहाँ लागू कर दी थी, जिसकी मदद से क्या हुआ कि दुनिया भर का जो भी पैसा था, मान लीजिए कि चीन है तो दुनिया भर का जो भी पैसा था वो कहाँ की तरफ गया, चीन की तरफ गया। कहाँ से, जो भी डेवलप्ड देश थे जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी मतलब अपने कंट्री से पैसे को कहाँ की ओर डाइवर्ट करना शुरू किया, चाइना की ओर डाइवर्ट करना शुरू किया। और चाइना ने क्या किया कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जहाँ पे उसके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अच्छे से डेवलप हो पाए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज 30 साल बाद अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो भी कंट्रीज़ हैं वो किसके ऊपर निर्भर हो गई हैं, चाइना के ऊपर निर्भर हो रही हैं। जब कोरोना पेंडेमिक आया था तो हमने देखा था कि कैसे चीन का जो प्रोडक्शन था वो पूरी तरीके से बाधित हुआ था। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि ग्लोबल सप्लाई चेन या फिर ग्लोबल गुड्स जो थे उनकी कमी होने लग गई थी। इसी को देखते हुए जितने भी डेवलप्ड देश हैं वही कोशिश कर रहे हैं कि चीन से डिपेंडेंस हटाते हुए अब दूसरे देशों की तरफ देखा जाए। तो अब आप देखोगे कि धीरे धीरे जो भी डेवलप्ड देश हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि ऐसे देशों की ओर अपना मतलब ऐसे देशों की तरफ अपनी नजरें फेरना शुरू करेंगे जो क्या कर सके, चीन से उनका डिपेंडेंस कम कर सकें। उसी लिस्ट में भारत भी एक देश है जहाँ पे अभी जो बड़े बड़े देश हैं उनके इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि पहले जो चीन था, चीन के बारे में ये है कि चीन इतना डेवलप हो गया कि वो अब क्या करने लग गया, जो डेवलप देश हैं उनको ही आंखें दिखाने लग गया। अमेरिका को धमकी देता है, यूरोपियन देश हैं उनको दबाने की कोशिश करता है, अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी से उनको हड़पने की कोशिश करता है। तो इसके अल्टरनेटिव्स में जो अभी डेवलप देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा देश काउंटर में खड़ा किया जा सके जो चीन को टक्कर दे सके। ओके, तो इन्हीं सब कारणों से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं और अपना जो पैसा है भारत जैसे देशों में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे देश हैं जो भी चाइना के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो एक ब्राज़ील, एक सेकेंड, ब्राज़ील, कई लोग तो कहते हैं कि मैक्सिको भी आगे जाके कुछ काम कर सकता है। उसके अलावा जो आसियान देश हैं जिनको हम लोग एशियन टाइगर्स भी कहते हैं, वहाँ पे भी लोग अब क्या कर रहे हैं, मतलब जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पैसे अपने इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखोगे कई सारे डेवलपिंग देशों के बीच में एक डेवलप नेशन बनने के जो कंपटीशन वो काफ़ी तेज़ होता जाएगा। ओके, तो आज की खबर ये जो ब्लूमबर्ग से के हवाले से है उसके बारे में बेसिक्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि अभी न्यूज़ आई थी कि झारखंड में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो सीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनकी जगह कौन बने हैं, चंपई सोरेन जो हैं वो नए सीएम बने हैं। कहाँ के, झारखंड के। ओके, तो झारखंड के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, उसकी लोकेशन देख लीजिएगा कि आसपास के उसके कौन कौन से राज्य हैं। इसकी मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आपकी समझदारी होनी चाहिए। ओके, अब अगले न्यूज़ में चलें। ये है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी विवादित न्यूज़ है। कांग्रेस सांसद के अलग राष्ट्र वाले बयान पर संसद में बवाल। अभी कांग्रेस वालों ने पता नहीं कौन से नशे कर रखे हैं कि इनके अलग अलग ऐसे बयान आते रहते हैं। ओके, तो इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके अलावा जो दूसरे हैं तमिलनाडु के जो स्टार हैं विजय माफ़ कीजिएगा, विजय, इनने अपनी एक नई पार्टी को अनाउंस किया है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तमिलनाडु विजय पार्टी। अब तमिझागा वेत्री
कसगम, ये तमिल में नाम है, तो आपको हिंदी में थोड़ा याद रख लेना है कि उसका नाम क्या है, तमिलनाडु विजय पार्टी। ओके, तो ये है खबर किनके बारे में, एक्टर विजय के बारे में। तो इस पेज से हमारे लिए यही दो इंपॉर्टेंट खबर है। पहली ये है कि भारत अगला चीन हो सकता है, दूसरा ये है कि ये कांग्रेस सांसद हैं जिन्होंने कुछ विवादित बयान दिए हैं उसके बारे में, हालांकि ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा ये कि पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि जो विजय हैं उन्होंने कौन सी पार्टी अभी लॉन्च करी है। ओके, इसका नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगले न्यूज़ में चलते हैं, तो क्या है कि केंद्र सरकार 29 रुपये किलो में भारत चावल बेचेगी। अब सरकारें क्या है, अब ये देखो कि सरकार धीरे धीरे इतने सारे काम तो कर ही रही है, अब धीरे धीरे बनिया भी बनेगी। ओके, तो यहाँ पे भारत चावल बेचेगी सरकार, भारत आटा बेचेगी, भारत चना दाल बेचेगी। इसके पीछे का जो तर्क सरकार के द्वारा ये दिया जा रहा है कि खुदरा जो रिटेल मार्केट है वहाँ पे जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी को काउंटर करने के लिए सरकार अब क्या करेगी कि सस्ते अनाज जो है वो मार्केट में उतारेगी। ओके, तो ये कहाँ से आएगा, सबसे पहले आएगा नफेद से। मतलब कई सारे जो इंस्टीट्यूशन है सरकार के, नफेद हो गया, केंद्रीय भंडारण जो करती है, तो उसके क्या किया जाएगा, सरकार अब वहाँ से क्या करेगी, चावल हो गया, आटा हो गया, उसको निकालेगी, दाल हो गया, उन सबको निकाल के मार्केट में क्या करेगी, बेचेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार के सस्ते दाम में मतलब कि अनाज बेचने से मार्केट में क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि जो रिटेल मार्केट है वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जो बिचौलिए हैं या फिर कहें कि जो मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमीशन कमा रहे हैं। तो अगर आप सरकार जब सस्ते दामों में, एक सेकेंड, हाँ, तो सरकार जब सस्ते दामों में अनाज बेचेगी तो एक तरीके से मार्केट में एक सेंटिमेंटल असर पड़ेगा। तो इससे असर ये हो सकता है कि जो इतनी महंगी जो सामान है वो क्या हो सकता है, जो खाने पीने के सामान है, हो सकता है उनकी जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएं। ओके, तो इसी तर्क को देखते हुए सरकार जो है धीरे धीरे क्या कर रही है कि अब आटा बेचेगी, चना दाल बेचेगी, और इन सबका जो नाम है क्या है, भारत चावल, भारत आटा, भारत चना दाल। ओके, तो ये खबर थी। ठीक है, जो अगली इंपॉर्टेंट खबर है उस पर चलते हैं। कि ये सारे जो है पॉलिटिकल खबर है, इनमें ज़्यादा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ठीक है, यहाँ पे भास्कर ने रिसर्च कराई है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये याद रखने वाली बात है कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लाई जाती है, वो लाई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो ये एक एनजीओ है या फिर कह सकते हैं एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना लगभग 1971 के आसपास हुई थी। ये कहाँ पाया जाता है, दावोस स्विट्ज़रलैंड। दावोस स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में, स्विट्ज़रलैंड जो है वो क्या है, एक यूरोपियन देश है, ज़्यादातर एक न्यूट्रल बना रहता है देश, मतलब किसी भी पक्ष की तरफ इसके झुकाव जो है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में हम समझे, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने जाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक एनजीओ है या फिर कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कहाँ पाया जाता है, स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, दावोस में। कुल मिला के ये एक ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है वर्ल्ड लीडर्स को, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं वो क्या कर सकें, दुनिया की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर सकें आपस में। ठीक है, तो इसी ने क्या लिया है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली 2024, किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें 113 देश हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दुनिया में मतलब अलग अलग तरीके के जो रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो ये थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा। 46% एकसठ बोल रहे हैं सब, मतलब इस साल जो है सियासी ध्रुवीकरण, मतलब पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, जहाँ पे लोगों को धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से लड़ाया जाता है, तो मतलब उसमें 46% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इस पर जो है बढ़ोतरी हो सकती है। तो यही सारी रिसर्च कराई गई है किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, अब अगली जो एक खबर है, जो है हाई कोर्ट ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। कहाँ, ज्ञानवापी जो मस्जिद है जो यूपी में है, वाराणसी में, वहाँ पे एक फिर से नया मतलब कि कह सकते हैं कि एक लोगों के बीच में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, जहाँ पे लोग ज्ञानवापी मस्जिद को लेके और मंदिर को लेके फिर से एक बार बहस शुरू कर रहे हैं। तो ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, इसके बारे में आगे जो भी न्यूज़ बनेगी वो अपडेट कराई जाएगी आपको। ठीक है, ओके, उसके बाद बात जो अगर बात करें तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि रिजर्व बैंक, एक मिनट, रिजर्व बैंक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की परमिट रद्द कर सकता है। अब हमने पेमेंट बैंक के बारे में कल के वीडियो में बात करी थी, आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि पेमेंट बैंक होते क्या हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो रिजर्व बैंक। आखिर रिजर्व बैंक क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक की जो रिजर्व बैंक को जो बनाया गया था वो बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, मतलब इसका काम ये था कि जो भी उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में जो भी मनी थी, मतलब भारत में जो भी पैसा था उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके लिए इस आरबीआई बैंक को बनाया गया था।
ठीक है। तो आरबीआई बैंक के बारे में अगर थोड़ा सा मतलब इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले यही कि आरबीआई एक्ट से बना है। उसके बाद क्या हुआ था कि 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1949 में इसको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है। तो जो सब एक मिनट, इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम क्या था, पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। और जो आरबीआई का काम है उसको है मॉनेटरी पॉलिसी को संभालना। मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने के लिए एक अलग से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसको बनाया गया था 2016 में स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओके। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स, जहाँ पे 3 सरकार की तरफ से होते हैं और जो 3 होते हैं वो किसकी तरफ से होते हैं, आरबीआई की तरफ से होते हैं। जो 3 हैं आरबीआई की तरफ से, पहला एक गवर्नर हो जाएगा और 2 जो है वो डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे। तो इस कमेटी का जो काम है, इस कमेटी का जो मेन जो काम है वो है कि जो अपना इन्फ्लेशन है उसको संभाल के रखना। ठीक है। ±2% जो इन्फ्लेशन है उसको ये देख के चलती है कि जो इन्फ्लेशन है वो कैसे टारगेट में रहे या फिर लोगों के मतलब क्षमता के अनुसार रहे कि कितना लोग खर्च कर सकते हैं और इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंसेंसस पे लिए जाते हैं, मतलब कि वोटिंग होती है और जिस डिसीजन को अगर मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वो है क्या, जीत जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसेंसस वोट होता है। और यहाँ पे जो आरबीआई का गवर्नर है उसके पास एक अलग से वीटो पावर भी होती है। ठीक है। अगर कभी डेडलॉक हो गया तो आरबीआई का जो गवर्नर है अलग से दोबारा अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके उस डिसीजन को अपनी तरफ या फिर सामने वाले की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिजर्व बैंक जो है पेमेंट बैंक की, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसकी परमिट रद्द कर सकता है। तो यहाँ पे हमने रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लिया, इसके इतिहास के बारे में हमने जाना, पहले इसके जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या होती है, 6 मेंबर होती है, 3 मेंबर सरकार के, 3 मेंबर जो होते हैं आरबीआई के। ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई, महिला जो है तीन मंजिल ऊपर से कूदी और उसकी मौत हो गई। ओके। तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में होती रहती हैं। यहाँ पे ये सारी फैक्ट्रीज़ में आग इसीलिए लगती है क्योंकि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो उसका फॉलो नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो होता है। और करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको मैनेज करके ये सारी घटनाएँ होती रहती हैं। ठीक है। तो ये खबर थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब यहाँ पर थोड़ी ऐसी खबर जो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये देश से अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी खबरें हैं, इन पे आप थोड़ी सी नज़र मान लीजिएगा, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ओके। तो इम्पोर्टेंट खबर है अपने एमपी के बारे में, जहाँ पे जो अपने जो सीएम है माफ़ कीजिएगा, सीएम जो है विष्णुदेव साय ना, अरे तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, सीएम विष्णुदेव साय, उनने क्या किया है कि झुकमा घुनघुट्टा में होगा पर मतलब कि कोरिया जिला है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे झुकमा घुनघुट्टा पर्यावरण विकास के लिए काम किया जा पर्यटन विकास के लिए काम किया जा रहा है। तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। अगर एमपी में ऐसा कुछ हुआ होता तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो हर समय का यही कहा है कि राशन कार्ड नवीनीकरण का सर्वर डाउन, कभी एमपीपीएससी के साइट का सर्वर डाउन हो जाता है, कभी एमपी ऑनलाइन साइट का सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। अपना देश जो प्रदेश है काफ़ी निराला है। यहाँ पे जो अपना ईएसबी है एक बार रिजल्ट लाता है, फिर उसको बाद में याद आता है कि दूसरा एकोमोडेशन करने से, तो बाद में फिर दूसरा रिजल्ट लाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती रहती हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं होना है, बस मज़े लीजिए। आगे चलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उसको लेके, ठीक, अभिव्यक्ति, यहाँ पे जो एक अलग से जो सेक्शन है जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, मतलब लोग जो है अपने विचार प्रकट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी कि आप इन सबको थोड़ा सा पढ़ लें, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि देश दुनिया में हो क्या रहा है और कैसे चीज़ें जो है वो सेप ले रही हैं। तो यहाँ पे पहला जो विश्लेषण है, जहाँ पे बात की जा रही है कि मुस्लिमों को अपने लिए नए नेतृत्व की तलाश करनी होगी। कुल मिला के ये जो अगर मुस्लिम्स की बात करें तो ये क्या है, अपने यहाँ एक माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी काम किया जाता है। और जो दूसरा जो नज़रिया है वो है अवसरवाद की राजनीति के बारे में, जहाँ पे अभी क्या हुआ है कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने फिर से एक बार पाला बदल लिया है। सीएम बनने के लिए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देके फिर से वो सीएम बन गए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखते रहना है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। समाज से रिलेटेड जो यहाँ पे संपादकीय है कि जाति की गहरी जड़ों को मिटाना इतना आसान नहीं। जैसा आप सब जानते हैं कि हम सब जाति के नाम पर कितने अभी भी बटे हुए हैं। लोग क्या है कि
जाति के नाम पे मारने काटने को तैयार रहते हैं। तो ये जो जाति का जो अभिविदंश है वो हमारा समाज बुरी तरीके से झेल रहा है, जिसका कारण ये भी है कि ऐतिहासिक इसके कारण है, पर उसका जो रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है कि हमारा देश अभी भी एक ऐसा देश बना हो जो आपस में ही बटा हुआ है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जाति जो हो गया, धर्म हो गया, इन्हीं सब कारणों से अभी भी अपना देश बटा है, और इसको अभी हटा पाना इतना आसान नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जहाँ पे आपका जो इन सब मतलब कि एडिटोरियल्स को पढ़ने की वजह से आपको थोड़ा सा देश दुनिया के बारे में अलग नज़रिया बनेगा। ओके, ठीक है। लाल सागर के बारे में हमने कल बात करी थी, आज ये फिर न्यूज़ में है। लाल सागर में हो रहे हैं हमलों से चीन की राजनीतिक जीत। अब सवाल ये उठता है कि लाल सागर में हमला हो रहा है तो उससे चाइना जो है वो कैसे, उसको कैसे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल सागर के आसपास जो भी देश हैं वो समझ लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाल सागर के आसपास हमने कल बात की थी, अफ्रीकन जो देश हैं इधर से अपना इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, सोमालिया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चाइना की दृष्टि से, वो कौन कौन से देश हैं यहाँ पे। चाइना के लिए जो इम्पोर्टेंट, सऊदी अरेबिया है, यहीं पे ईरान है, यहीं पे यमन है। तो अब ये देखा ही जा रहा है कि जो ईरान और यमन जैसे देश हैं वो चाइना के पाले की तरफ जा रहे हैं। चाइना इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ से जो होने वाला इंटरनेशनल ट्रेड है, अगर उसकी चाइना, अगर मतलब ऐसे देश जो इस एरिया में आते हैं, किस एरिया में, रेड सी वाले एरिया में, तो अगर वहाँ पे चाइना की पकड़ बढ़ेगी, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो चाइना की स्ट्रेटजिक जीत होगी। तो इससे आसपास के देशों का जो भी मतलब कि प्रोडक्शन है, या फिर कहें कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर जो वर्ल्ड ट्रेड है, वो चाइना के कंट्रोल में आने की संभावना। इन्हीं कारणों से देखा ही जा रहा है कि लाल सागर में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं उसमें चाइना कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहा है। ओके, वो चाहता है कि जो टेंशन्स हैं वो लगातार बनी रहें। ठीक है, तो अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहाँ पे आपको समझ लेना है कि जो लाल सागर है उसके आसपास के देश कौन से हैं, और चाइना का इससे कैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट, या फिर कहें कि जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, वो कैसे जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने कल भी बात करी थी, और इसके बारे में आज फिर से रिपीट हुआ है, तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कल की वीडियो में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आसपास का जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज क्या चल रही है, और चाइना को इससे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। ओके, तो ये सारी खबर है। यहाँ पे फिर से मोदी जी का एक अलग से एक पूरे पेज का ऐड आया है। ज़्यादातर पैसे सरकार के आजकल इसी में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस भास्कर की अगर बात करें तो यहाँ पे TDS सिर्फ 3 साल में 68 गुना बढ़ा। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉलर कमजोर पड़ने से सोना 14 दिनों में 1172 रुपये महंगा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि डॉलर कमजोर होने या फिर मजबूत होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी समझ लेते हैं। फॉरेक्स मतलब FOREX, फॉरेक्स ये एक शॉर्ट फॉर्म है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन, एक्स मतलब एक्सचेंज। तो दुनिया में आप जानते हैं कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो सपोज़ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया अमेरिका, ये हो गया भारत। ओके, तो भारत की जो करेंसी क्या है, रुपया है, रुपी। और जो अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। अब दोनों देशों को आपस में ट्रेड करना है, तो ट्रेड करेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज भारत को क्या मंगवाना है, भारत को अमेरिका से एरोप्लेन मंगवाना है। ठीक है, तो अमेरिका से एरोप्लेन मंगवाना है भारत को, तो अभी ट्रांजैक्शन होगा कैसे। तो ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं किसमें, फॉरेक्स मार्केट में। अब भारत क्या करेगा कि सपोज भारत की जो सरकार है वो अमेरिका को ऑर्डर देती है कि आप क्या कीजिए कि 4 एरोप्लेन तैयार करके हमको दीजिए। ठीक है, तो अब एरोप्लेन तैयार तो कर दी गई। अब सवाल उठता है कि कौन से करेंसी में भुगतान किया जाएगा। तो इधर से क्या होगा, इधर से जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो तो क्या करेगी कि ऑर्डर तो दे दिया इसने, और इधर से अमेरिका ने क्या किया है कि 4 जो एरोप्लेन है वो भारत की तरफ भेज दिए गए। अब सवाल उठता है कि अब ट्रांजैक्शन कैसे होगा। तो भारत क्या करेगा, भारत सरकार क्या करेगी कि जो RBI है उसको पैसे देगी, मतलब रुपए के फॉर्म में पैसे देगी। उसके अलावा जो अब RBI है वो क्या करेगी, उस रुपए को डॉलर में बदल के अमेरिकन गवर्नमेंट को, या फिर अमेरिकन जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसको क्या करेगी, उसको दे देगी। तो कुल मिला के क्या होता है कि यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से पता चलता है कैसे जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं वो देशों के बीच में कैसे उनका ट्रांजैक्शन होता है। अब सवाल उठता है कि जो डॉलर है वो कमज़ोर कैसे हो रहा है। तो कमज़ोर कोई तभी होता है जब उसका क्या है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं कम हो जाती है। अब डॉलर जो है कमज़ोर इसलिए पड़ रहा है कि जैसे भारत में धीरे धीरे आप ये भी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो कम हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि लाल सागर में वहाँ पर क्या है कि हुतीज़ द्वारा जो वहाँ की जो शिप्स हैं उनको भी रोका जा रहा है। तो इससे असर ये पड़ रहा है कि जो दुनिया भर का ट्रेड है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। तो जो डॉलर का मतलब इनकमिंग आउटगोइंग है वो भी धीरे धीरे बाधित हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से आप ये देख रहे हैं कि डॉलर की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है। ओके, तो ये सारा मतलब ये छोटा सा न्यूज़ था, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो ये है।
अब आगे चलते हैं। इक्विटी निवेश में आ रहा है चुनाव से सतर्क हैं। आप हमेशा ये देखते हैं कि जब जब चुनाव होता है तो जो शेयर मार्केट है उसमें या तो उछाल आता है या तो गिरावट आती है। तो इन सब न्यूज़ों को थोड़ा सा आपको देखते रहना है। 2035 तक 50% करें ईवी, मतलब कारें ईवी होगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें जो हैं वो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो इसको देखते हुए अब धीरे धीरे हम लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये सारी खबरें हैं। और फिर से स्पोर्ट्स न्यूज़ है। जायसवाल ने आज ही, मतलब आज की करंट खबर है, उन्होंने क्या किया है कि 200 रन बना दिए हैं। रणजी ट्रॉफी वापसी में पृथ्वी शॉ में 35 रन, संजू सैमसन की 50। कुल मिला के ये जो खिलाड़ी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भारतीय टीम में एंट्री हो, तो वो रणजी ट्रॉफी में अपना जो प्रदर्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो खबर ये हो जाती है कि हाल ही में किसने 200 रन मारे हैं, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ, किसने? यशस्वी जायसवाल ने। ओके, तो यही सारी खबर है। तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम अब आ गए हैं देश विदेश में। देश विदेश में क्या क्या चल रहा है? सब्सिडी कटौती के विरोध उग्र प्रदर्शन। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जहाँ पे सब्सिडी की कटौती की वजह से उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं? वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन देश है। और कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने बात की थी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, जहाँ पे हमने बात की थी चिली के बारे में, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो है स्थापित किया जा रहा है। और उसी का जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। ओके, तो ये सारी खबर है। अभी हम ये भी देखें कि जो हिमाचल है वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो ठंडी का मतलब बर्फ़ जो थी इस समय कश्मीर और उसने उनके जो एडजेसेंट जो राज्य हैं वहाँ पे देखा जा रहा था कि बर्फ़बारी काफ़ी कम हो रही। तो जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और जो सरकार है इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थी। लेकिन अभी हाल ही में रिजल्ट, मतलब हाल ही में खबर ये आनी शुरू हुई है कि जो बर्फ़बारी है वो फिर से शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा रिलीफ की खबर है। ओके, तो ये सारी न्यूज़ है। जो इंडोनेशिया ने टिकटॉक पर चुनाव प्रचार अब शुरू हो गया है। मतलब टिकटॉक के बारे में बात करें तो चाइना का एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म कंटेंट है, मतलब कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने नाचने कूदने या फिर डांस करने से गाना वाना गाने की जो वीडियो है उन सबको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और टिकटॉक का धीरे धीरे इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो सोसाइटी में हो। तो इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने पिछले साल जो टिकटॉक है उसको बैन कर दिया था। उसको लेके चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आउटरीच भी देखना पड़ा था। तो ये सारी खबर है आज के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो हमने डिस्कस करी है। तो दिस इज़ मी अमन साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।